नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आए पाठ बस की यात्रा के प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। उम्मीद करती हूँ कि पाठ आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्न अभ्यास से शुरू करते हैं। पाठ से का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो छात्रों, इसका उत्तर है, लेखक के मन में आखिर हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जगी क्योंकि उन्हें बेहद ही हैरानी होती है यह जानकर कि मात्र थोड़े से पैसों को बचाने के लिए हिस्सेदार साहब बस की टायर को नहीं बदलवा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड और भी क्या कर रहे हैं, वो यात्रियों की जान को भी वो जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर यहाँ पर एक तरह से उन पर व्यंग्य किया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? हम सब जानते हैं, लेखक जब अपने दोस्तों के साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं तो कई लोगों ने उन्हें इस चीज के लिए मना करते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये बस बहुत ही बेकार हालत में है, काफी खराब हालत में दिख भी रही थी, और लोगों के मन में ये भी डर था कि रात के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक तो कुछ लोगों ने बस को डाकिन भी कहा था। तो इसलिए लोग कहते हैं कि समझदार आदमी कभी इस तरह की बस में सफर नहीं करते। तीसरा प्रश्न है आपका, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो जैसे ही बस चालक ने यानी कि बस ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करता है, बस में बहुत जोर से आवाज आने लगती है और लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे बस में एक इंजन नहीं, पूरी बस में ही बहुत सारे इंजन लगे होंगे। ठीक है, यानी जैसे इंजन स्टार्ट होता है, इंजन के सारे पुर्जे हिलने लगते हैं, बस पूरी तरह से हिलने लगती है, यहाँ तक कि यात्री भी हिलने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेखक को इस तरह का प्रतीत होता है। चौथा प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? अब लेखक क्यों हैरान हो गए थे कि बस ऐसी चलती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बस इतनी ज्यादा टूटी फूटी थी, बस आखिर चल कैसे सकती थी? लेखक को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी इस बात पे। ठीक है, तो बस की हालत बहुत खराब थी। बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जब वो हिस्सेदार साहब से पूछते हैं कि क्या ये बस चलेगी, तो हिस्सेदार कहता है बस चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। ठीक है, पांचवा और आखिरी प्रश्न है पाठ से का, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? तो हम देखते हैं कि जैसे तैसे तो यात्रा शुरू होती है, परंतु लेखक के मन में एक डर समाया हुआ था। उन्हें अब लग रहा था कि शायद अब बस की स्टीयरिंग भी टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। और जिस रास्ते से बस गुजर रही थी उसके दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। और बस की रफ्तार जिस तरह से थी और जिस तरह से बस चल रही थी, लेखक को लग रहा था कि वो हर किसी न किसी पेड़ से जाके अवश्य टकरा जाएगी। तो इस कारण से लेखक को लग रहा था कि हर पेड़ उनका दुश्मन है। ठीक है, तो छात्रों, यहाँ पर हम आपके पाठ से के सारे प्रश्नों को समाप्त करते हैं। तो और अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ से के आगे के प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो हम सब जानते हैं, मैंने पाठ के दौरान भी आपको समझाया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 यानी कि 1930 में शुरू किया गया था। किसके खिलाफ उन्होंने किया था ये असहयोग आंदोलन? तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया था, और वो चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था, ताकि हमें अंग्रेजी सरकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाए।
अगला प्रश्न है पाठ से आगे का, सविनय अवज्ञ का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए, यानी इस पाठ में उन्होंने इस शब्द का, इस आंदोलन शब्द का प्रयोग क्यों किया है। देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था, वो क्यों किया था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर समय पहले बताया कि गांधी जी चाहते थे कि जो सरकारी आदेश हैं उनका पालन न किया जाए, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा सकते हैं। कहाँ से? भारत, अपने देश से। तो अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की इसमें भावना थी। और यहाँ पे हम देखते हैं इस पाठ में भी जो लेखक हैं वो बस के संदर्भ में सविनय अवज्ञा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक, यहाँ पे एक्चुअली जो बस है वो अपना विनय पूर्वक निवेदन कर रही है बस के मालिक से तथा यात्रियों से कि भाई मुझे भी आप लोग स्वतंत्र कर दीजिए। इसलिए बस बीच बीच में अपना असहयोग दिखाती रहती है बस के अलग अलग कल पुर्जों से, यानी पार्ट्स ऑफ बसेस से। ठीक है, वो कहती है कि मुझे अब छोड़ दो, मेरे को अब और चलना नहीं है। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा यहाँ पे कौन कर रही है? बस कर रही है, उसके संदर्भ में लेखक बता रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बस एक तरह से विनय कर रही है, यानी रिक्वेस्ट कर रही है किससे? बस के मालिक से और यात्रियों से कि उसे भी स्वतंत्रता चाहिए। ओके, तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी भाषा की बात की तरफ। इस पाठ में भाषा की बात से जुड़े जो आपके व्याकरण बिंदु आने वाले हैं वो है अनेकार्थी शब्द, कारक शब्द, की एवं की का सही प्रयोग, क्रिया तथा विशेषण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं लूंगी आपका अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेक प्लस अर्थी, यानी कि इस शब्द को देख के आप समझ जाइए कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं छात्रों? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द के एक से दो या अधिक जब अर्थ निकलने तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या आती है, आपको ध्यान देना हो कि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और ऐसे शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर ही हम स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द तो एक है, फर्स्ट पॉइंट, लेकिन उसके अर्थ एक नहीं दो भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो अर्थ तीन रूपों में भी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला उदाहरण मैंने अवकाश। अब मैं कहूंगी कि आज मैंने विद्यालय से अवकाश लिया, तो इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि मैम ने छुट्टी मार ली। एक अवकाश का क्या होता है कि मुझे थोड़ा अवकाश दीजिए, यानी कि मुझे अवसर चाहिए, मुझे अवसर चाहिए कि मैं कहीं जा सकूं। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ का एक मतलब तो मतलब ही होता है, यानी कि मीनिंग, यानी अभिप्राय क्या है इस कहने की, आपकी बात का अर्थ क्या है कहने का, अभिप्राय क्या है हम कहते हैं। और दूसरा अर्थ का मीनिंग क्या होता है? धन, यानी कि पैसा। ठीक है, तीसरा उदाहरण है यहाँ पे अंतर। अंतर मतलब कि डिफरेंस, एक होता है, यानी कि अंतर का एक अर्थ क्या हो गया आपका? भेद। तो वही अंतर शब्द को हम कहाँ पे और एक प्रयोग लेते हैं? अपने हृदय के लिए भी प्रयोग होता है अंतर शब्द को। ठीक है, इसे मैं और उदाहरणों के साथ बताऊंगी आपको। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एक है उत्तर। उत्तर शब्द का अर्थ क्या होता है कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर छात्र को देने हैं, यानी उत्तर यानी कि आपको उसका हल देना है, जवाब देना है, इंग्लिश में उसे सोल्यूशन कहते हैं। और दूसरा उत्तर क्या होता है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा देखिए एक और एक उदाहरण है यहाँ पे अवस्था। अवस्था का अर्थ क्या होता है? उम्र। आपकी अवस्था क्या है? तो उम्र। और हम बोलते हैं कि उसकी अवस्था बड़ी दयनीय है, यानी उसकी जो दशा है या उसकी जो स्थिति है वो बेहद ही दयनीय है। तो देखिए यहाँ पे अवस्था एक शब्द है पर इसके दो अर्थ हैं, और दोनों बार हमने जब इसका प्रयोग किया तो दो मीनिंग्स इसके निकल के आते हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा देखो छात्रों, आप लोगों की भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है वो आता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बस, वश, बस, ये तीन शब्द हैं। इनमें पहला जो शब्द है बस, वो सवारी के अर्थ में है, मतलब बस में जब लोग सवार होते हैं। ओके, बस यानी कि व्हीकल, वाहन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वश यानी कि अधीनता के अर्थ में, मतलब किसी के आप अधीन, कंट्रोल में चले गए हो। ठीक है, और तीसरा होता है बस, पर्याप्त, यानी कि बस बस बहुत हो गया अब मत बोलो, काफी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो जैसे बस से चलना होगा
ये मेरे वश में नहीं है, मतलब मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है, या बस की बात भी कुछ लोग बोलते हैं। अब बस करो यानी कि इनफ, ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी दो दो वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे जो बस, वश और बस है, ये सब के सब आपकी अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं तीनों शब्दों से दो दो कम से कम वाक्य बनाने होंगे। ओके, जैसे कि आप बना सकते हैं कि हमारे स्कूल की बस हमेशा सही वक्त पर आती है, ठीक है। और मेरे क्रोध का मुझ पर वश नहीं रहा, बहुत हो चुका, अब बस करो, मैं इससे ज्यादा अधिक नहीं खा सकता। ओके, तो अब जल्दी अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों, अब जो अगला यहाँ व्याकरण का विषय है वह है की और की का सही प्रयोग, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अक्सर हम लोग की यानी जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है और की जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, हमेशा इसके प्रयोग को लेकर हम गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करते हैं। की एक कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता है जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है, यानी दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है। क्या वर्ड? की, जिसमें छोटी की मात्रा लगी होती है। तो अंग्रेजी में जो काम कंजक्शन के रूप में दैट का है, वही हम हिंदी में करवाते हैं की से, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखिए, उसने कहा कि कल वह नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, उसने कहा एक वाक्य होता है, कल वह नहीं आएगा। अब इन दोनों वाक्यों को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या यहाँ पे कौन सा की लेंगे जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे वह इतना हंसा कि गिर गया। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है मैं जानता हूं एक वाक्य, कि आप अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, यहाँ पे दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया गया है? कि लगाया गया है, ताकि दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य बन सके, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जब लगी है क में, की यानी जब हो जाता है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, क्या नियम है उसके लिए। तो की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से हमें संबंध बताना हो, या हमें उसका संबंध दिखाना होता है, या हमें उसे जोड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दिया है, दूसरे उदाहरण को लीजिएगा। चोरों ने सेठ की दुकान लूट ली। अगर मैं प्रश्न पूछती हूँ कि किसकी दुकान, तो सेठ की, और ये जो सेठ है उसका किसके साथ संबंध है? दुकान के साथ संबंध है। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है तो हम वहां पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो ये संबंध बताता है, जैसे कि और दूसरी बात यहाँ पे क्या आप ध्यान देख सकते हैं कि की से पहले जो शब्द आता है वो डेफिनेटली संज्ञा का शब्द होता है, वो क्रिया नहीं होता है, और ये कभी भी दो वाक्यों को नहीं जोड़ता है, जबकि छोटी की में वो दो वाक्यों को जोड़ता था, ठीक है। तो चोर ने सेठ, ये कोई वाक्य नहीं है, दुकान लूट ली, ये कोई वाक्य नहीं है, और इस की के पहले संज्ञा लगा है, क्रिया नहीं लगी है। इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण है। मोहन की किताब, सम्मान की बात, फिल्म की कहानी, रोगी की हालत। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हर की के पहले संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब बच्चों इसी में अब जो अगला विषय मैंने लिया है व्याकरण का, वो है कारक। आप लोगों ने कारक पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, पर इसको एक बार मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। तो कारक क्या होता है? कारक होता है एक वाक्य में, अगर वाक्य को आपको पूर्ण करना है और अगर आपने उसमें कारक चिन्हों का या परसक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अटपटा सा हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से समझिए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को हम कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांशों को हम कारक चिन्ह या परसक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप समझिए कि जो कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है मैंने, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे ने, को और से, ये तीनों क्या है? यहाँ पे कारक चिन्ह है। इन चिन्हों के बिना इस वाक्य को पूरा नहीं किया जा सकता था। एक तरह से ये यहाँ पे संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे पे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपके प्रश्न के अनुसार मैं समझाना चाहूंगी कि कारक के 8 भेद होते हैं। क्या होते हैं वो? कर्ता कारक, कर्म कारक। अब कर्ता के आगे देखिए ब्रैकेट में मैंने ने लिखा है, ये इसका कारक चिन्ह है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कारक रारेरी का के की, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन कारक होता है हे अरे ओ, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में देखना पड़ेगा। यहाँ आप फिलहाल संबंध कारक जो है उसको देखिए का के की, ठीक है। इसी पे आपका अगला प्रश्न बेस्ड है। तो यहाँ पे यहाँ प्रश्न 2 है आपका भाषा की बात से कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो यहाँ पे ने की से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो आपको क्या करना है छात्रों, यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट है इसका, की और की वाले डिफरेंस के आपको यहाँ पे 2-2 वाक्य लिखने होंगे। और दूसरा यहाँ पे है कि कारक चिन्ह के से ने इनसे जुड़े हुए आपको 2 वाक्य लिखने होंगे जहां पे आपको कारक चिन्ह दिखता होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब आपका जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर छात्रों भाषा की बात से, वो व्याकरण बिंदु क्रिया से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग क्रिया के बारे में भली भांति जानते होंगे। अब तक काफी बार आपने इस क्रिया शब्द को समझा होगा, सुना होगा। चलिए एक बार इसके सामान्य अर्थ को जान लेते हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है छात्रों? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं आम शब्दों में, ठीक है। जब कोई कार्य हो रहा है तथा किसी कार्य के होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने दिया है कबूतर दाना चुग रहे हैं। तो यहाँ पे जो कबूतर हैं उनकी क्रिया क्या है? दाना चुगना। तो चुग रहे हैं यहाँ पर हो गया आपका क्रिया शब्द। एक उदाहरण दीजिए यहाँ से, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो मोहन क्या है यहाँ पे? संज्ञा है। और वो कहाँ जा रहा है? अपने विद्यालय जा रहा है, वो भी संज्ञा के कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन उसकी क्रिया क्या है यहाँ पे? जा रहा है। तो उसकी क्रिया क्या है इस वाक्य में? इस वाक्य में क्रिया क्या है? जा रहा है, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि क्रिया का सामान्य रूप हम धातु के साथ लेते हैं, ठीक है। अब धातु के साथ ना जोड़ने से या कह लीजिए ना प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया का सामान्य रूप बनता है वो क्या होता है? जैसे कि चल एक धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हो गया आपका चलना। पी धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो हो गया पीना। तो चलना, पीना, खाना, करना, पढ़ना, लिखना, ये सभी छात्रों क्या होता है? क्रिया होती है, ठीक है। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद होता है तथा रचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। एवं रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। वह है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं मोटे तौर पे बता दूं कि आप लोग कर्म के आधार पर क्रिया को ज्यादा ध्यान से समझेंगे। रचना के आधार पर आपको अगली क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है छात्रों? जहाँ पे कर्म नहीं होता है या कर्म रहित होती है। यहाँ पे आपको बहुत ही शब्द के अनुसार ही समझना है कि कर्म रहित क्रिया, तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको पहचानने का एक तरीका और ये होता है कि अगर आपसे क्रिया के साथ में हम क्या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं और यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है सुनीता हंसती है। अब मैं अगर पूछूं सुनीता क्या हंसती है तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। सुनीता कौन है? एक पहली बात करता है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया मानी जाएगी।
जबकि वहीं पे हम अगर सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो ये अकर्मक क्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। ये होता है कर्म सहित क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान के लिए भी आप वाक्य को कैसे पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया गया है, सीता ने पत्र लिखा। अगर आप स्वयं से प्रश्न कीजिए क्या लिखा सीता ने, तो सीता ने पत्र लिखा, तो आपको उत्तर मिल रहा है। तो जो पत्र है वो उसका कर्म है, लिखा क्रिया है, सीता करता है। तो यहाँ पे छात्रों ये हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है। इसी से जुड़ा आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ठीक है। और उसके बाद है सरकना और रेंगना जैसी क्रिया दो प्रकार की गति बताती है। गति मतलब कि स्पीड, मतलब ये चलने का तरीका बताती है। ठीक है। तो ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें आपको क्या करना होगा, फिर वाक्यों में प्रयोग करना होगा उसका। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, चलना, बस का चलना, तो चलना भी गति होता है, चल रहा है इंसान किस गति में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हवा से बातें कर रही है। तो बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो हवा से बात कर रही है। गुजरना भी एक तरह से हमारा स्पीड बताता है, या फिर रफ्तार, बस की रफ्तार भी बहुत ही तेज थी। तो ये भी एक तरह से आपको स्पीड बताते हैं, गति बताते हैं, या फिर एक तरह से क्रिया बता रहे हैं। तो बस की रफ्तार, बस का चलना, रास्ते से गुजरना, तो ये सब यहाँ पे क्रिया शब्द हो गए जिन्हें आपको ढूंढ कर लिखना था, और इन्हीं से जुड़े आपको वाक्य भी बनाने होंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अब आपका प्रश्न चौथा है यहाँ पर, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए इसी एक वाक्य में बच शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया। जो कांच बहुत कम बचे थे मतलब जो लेफ्ट आउट थे, जो बच गए थे उनसे हमको बचना था, हमें अपने आप को सेव करना था। ठीक है। तो इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक है शेष यानी जो लेफ्ट आउट यानी बचे हुए थे के अर्थ में, और दूसरा है अब हमें उसे बचना था यानी हमें उसे सुरक्षित करना था अपने आप को के अर्थ में। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक ये बच्चों अनेकार्थी शब्द से ही जुड़ा हुआ है, परंतु इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि ये भी अनेकार्थी शब्द का ही एक भाग है। और बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो शब्द है उसको आपको एक ही सेंटेंस में दो बार प्रयोग में लाना है, नॉट वंस, दो बार। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण समझा देती हूँ। पहला जैसे यहाँ पे दिया है, इन्होंने तीन शब्द दिए हैं हमें किताब में, जल, फल और हार। ठीक है। अब मैं आपको जल शब्द का एक ही वाक्य में दो बार प्रयोग करके बताती हूँ। जल शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं, पानी। ठीक है। और एक जल शब्द का अर्थ क्या होता है, जो चीज हमारी जब जल जाती है, आग लगने पर जब जल जाता है यानी बर्न हो जाना। ठीक है। अब मैं जल शब्द को, ध्यान दीजिएगा, जल शब्द को वन सेंटेंस में इसको दो बार यूज करूंगी। एक ही वाक्य में ये जल शब्द दो बार आएगा। जैसे कि जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। अब देखिए जल जाने पर यानी मैं जब बर्न हुई तो जल डालकर क्या डाला गया मेरे हाथ पे, जल को डाला गया, तो दो बार जल शब्द हो गया यानी पानी डाला गया। और इससे क्या हुआ, मेरे हाथ की जो जलन थी यानी जो बर्निंग सेंसेशन थे वो कम हो गए। बस यही है यहाँ पे। ठीक है। तो जल के भी यहाँ पे दो अर्थ हैं, लेकिन दोनों अर्थों को आपको एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। और इसी तरह आपको फल शब्द के लिए भी वाक्य बनाना होगा और हार शब्द के लिए भी। ठीक है। तो इसी के साथ हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वह है विशेषण। तो छात्रों विशेषण के बारे में भी हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। मैंने इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, भाषा की बात के अंतर्गत ही। फिर भी इसे एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। विशेषण क्या होता है, इसका अर्थ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो
जो भी संज्ञा होता है या जो भी सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, ठीक है, उन्हें हम विशेषण की परिभाषा दे सकते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं कुल मिला के? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्य तौर पे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कुछ व्याकरण के विशेषज्ञ संकेतवाचक विशेषण को एक अलग ही भेद मानते हैं, ठीक है। खैर ये अपने ऊपर होता है इसको समझना। लेकिन अब हम पहला जो विशेषण का भेद है वो है गुणवाचक विशेषण, उसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि गंगा पवित्र नदी है। अब इसी वाक्य में पवित्र शब्द को मैंने लाल रंग से रेखांकित किया है, तो आप समझ गए हैं कि जो गंगा नदी की विशेषता क्या है कि वह पवित्र है। तो गंगा नदी का ये गुण बता रहा है, पवित्रता, ठीक है, पवित्र। तो यहाँ पे जो पवित्र शब्द है वो हो गया यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण। तो यानी कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, रंग, रूप, गंध और स्वाद आदि की विशेषता का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको और एक उदाहरण दे देती हूँ इसका। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो बगीचे में क्या खिले हैं? फूल खिले हैं, पर कैसे फूल खिले हैं? तो सुंदर। तो सुंदर भी यहाँ पे हो गया उसका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ आपको संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या शब्द से दिख रहा है आपको नंबर्स, ठीक है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए, 2 पेंसिल्स इत्यादि। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि पुस्तक का मूल्य कितना है? 40 रुपए। तो पुस्तक यहाँ पे क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा, विशेषण यहाँ पे पुस्तक क्या है बच्चों? यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। और इसका बोध कैसे हो रहा है? संख्या से हो रहा है। तो 40 रुपया, तो 40 रुपीज, यानी 40 जो है यहाँ पे उसका संख्या हो गया। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। यहाँ पे जो कुछ पैसे है ये संख्यावाचक विशेषण हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, जहाँ पे आपको निश्चित रूप में संख्या का पता चल जाता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं, तो मैं श्योर हूं कि मेरे पास कितने पेंसिल्स हैं? 4 हैं। तो नंबर 4 इज निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो वहीं पर अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं या मुझे थोड़ा काम है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स को लेके श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जहाँ पे हमें संख्या का बोध नहीं होता है वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो छात्रों, आपका जो अगला प्रश्न है वो इसी विशेषण बिंदु से जुड़ा हुआ है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। तो यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कहते हैं ना, वैसे संख्या है, एक नंबर है। तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता महान है, तो संख्यावाचक का उदाहरण यहाँ पे फर्स्ट हुआ। और महान आदमी में उदाहरण क्या है? महान क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। तो इसी तरह छात्रों, आपको संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक के विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखने हैं किताब से। तो यहाँ पे आपका जो बस की यात्रा चैप्टर है, पाठ है, इसका मैंने भाषा की बात तथा आपका प्रश्न अभ्यास भी खत्म कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।